नमस्कार दोस्तों। कक्षा 9 का जो भूगोल एनसीईआरटी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आइए हम चर्चा करते हैं भौतिक स्वरूप को लेकर कि भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करते रहें ताकि इसी प्रकार आपसे किसी बेहतर वीडियोज़ आपको मिलती रहे। आइए चर्चा करते हैं। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह। भारत की बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भारत की जो भूमि है बहुत अधिक भौतिक भिन्नताओं दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह के प्राचीनतम भाग हैं। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला का एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ, तेज बहने वाली नदियाँ पाई जाती हैं। ये देख लेंगे, यहाँ पे श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणी सबसे उत्तर में जो है काराकोरम, सबसे उत्तर में काराकोरम, बाद में लद्दाख, जास्कर, ये सभी श्रेणियाँ हैं। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं जो कि आप देख रहे होंगे। सिंधु नदी जो निकली हुई है, सिंधु नदी निकली हुई है, इसकी सहायक नदियाँ हैं झेलम, रावी, सतलज, व्यास। ये सब नदियाँ जो हैं सहायक नदियाँ हैं। सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना, घाघरा निकली हुई है। यहाँ से ये जो निकलती चली जा रही है, ये जो नदी जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे जो बात करते हैं, कभी कभी आगे बात करेंगे, दर्रे हैं यहाँ पे। गुमला दर्रा है, ये हमारा एवरेस्ट है। कंचनजंगा, ठीक है। हिमालय में पाई जाने वाली खासी जयंतियाँ हैं, पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो है ये चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बने। उत्तरी मैदान किससे बने? जलोढ़ निक्षेप से। प्रायद्वीपीय पठार क्या? प्रायद्वीपीय पठार अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों द्वारा चौड़ी घाटियों से बना है। अब हम चर्चा करेंगे भौगोलिक वितरण, कौन कौन भाग कितने भागों में बटा हुआ है। तो निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, पर्वतीय पठार, भारत मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। इन सभी 6 भागों में कुल मिला के हमारा भौगोलिक वितरण है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत जान लेते हैं सबसे पहले। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और अत्यधिक अश्म अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में
कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 150 किलोमीटर। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान एवं आंतरिक हिमालय क्या बोलते हैं? सबसे उत्तरी महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक सूचित शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। कौन कौन शिखर? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। कंचनजंगा जो है वो भारत में पाया जाता है, बाकी तीनों नेपाल में, जिनकी ऊंचाई है। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट 8848, कहीं 50 भी पाया जाता है, घबराने वाली बात नहीं है। नंगा पर्वत, ये सभी जो पर्वत हैं, ये सभी पर नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कॉमेट भारत, मानसा पर्वत भारत और गुरुला माधाता नेपाल का है, जिसकी 7728 मीटर ऊंचाई है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। इसका बना है जो हिमालय का इस भाग का जो क्रोड है वह बना है ग्रेनाइट का बना है। ये श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुशी हिमानिया का प्रवाह होता है। हिमाद्री देख लेंगे कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है एवं हिमांचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई इनकी है? ऊंचाई 3700 मीटर और 4500 मीटर से 4500 मीटर के बीच पाई जाती है। औसत चौड़ाई जो होती है वो 50 किलोमीटर होती है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा कुल्लू घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। इसकी ऊंचाई चौड़ाई जो होती है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1000 मीटर और 900 से 1100 मीटर के बीच हैं। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी होती हैं। ये घाटियाँ बजरी के जलोढ़ परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध शहर भी हैं जो आपने देखे होंगे, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटलिपुत्र है। हम इन अभी चर्चा कर चुके हैं, खासकर थ्योरी में से कुल्लू श्रेणी के बारे में बात की है, ये बात की है, काराकोरम की बात की है, जिसमें हिमाद्री, जास्कर और शिवालिक की मैंने बात की। सबसे नीचे और बीच की जो श्रेणी है जास्कर श्रेणी के नाम से जानी जाती है, मैंने चर्चा भी की है। पर्वत है, पाकिस्तान की श्रेणी है फूलेमान श्रेणी। अपने यहाँ पे भारत में अरावली, ये श्रेणियाँ हैं। ये श्रेणी है विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव पहाड़ियाँ, ये सब श्रेणियाँ जो है आप ध्यान देते रहेंगे। कौन सी श्रेणी कितनी ऊंचाई है ये सब देख लेंगे। अब बात करेंगे कि हिमालय पर्वत के बाद इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम में से पूर्व तक क्रमशः
इसे कश्मीर, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियाँ, कौन सी काली तथा तीस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम जो है उनके आप पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। क्या होता है? ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्व सीमा बनाती है। दिहांग महाखंड गार गिरने के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए पूर्व सीमा की जो ये पहाड़ियाँ जो है, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ये ध्यान रखना है, ये मीजो पहाड़ियाँ हैं। मीजो पहाड़ियाँ हैं, देख रहे हैं आप कितनी सुंदरता इनमें है। साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पूर्व श्रृंखलाओं नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों और सादी शैल से बनी हैं। ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में जानी फैली है। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। अब बात करेंगे, सेकेंड पार्ट है हिमालय की बात कर ली। उत्तरी मैदान की बात करेंगे हम। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीपों का निर्माण होता है। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। मैंने कक्षा 6 में शायद वितरिकाओं के बारे में बताया है, जहाँ पे ये 7 में दोआब बारे पढ़ाए हैं। दोआब क्या है? दोआब का मतलब होता है 2 नदियों का संगम। 2 नदियों के बीच का भाग जो होता है दोआब कहलाता है। जैसे पंजाब 5 नदियों का संगम है। पंज मतलब होता है 5, आब मतलब होता है पानी, 5 नदी। पंजाब मतलब होता है जो भी शब्दों से मिलकर बना होता है, पानी शब्द मतलब 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है सब। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच है। ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है। आकृतिक भिन्नता के
आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में बूटिका का निक्षेपण करती हैं। इसे भाबर के नाम से भी जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान के आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए कहाँ पर है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस बाग को भांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा को चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उन्हें ये उपजाऊ होते हैं। प्रत्येक गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। अब तीसरी बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या है। मैंने मैदान की बात कर ली, हमने हिमालय की बात कर ली, प्रायद्वीपीय पठार की चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला स्थल है, जो पुराने क्रिस्टल अग्नि तथा रूपांतरित शैलों से बना है। ये गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीन भूभाग जो एक हिस्सा है। इस पठारी में भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियों एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो भाग हैं, मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व की तरफ बह रहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड नाम से जाना जाता है और इसके और पूर्व विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अप्रवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला की इसके पूर्वी विस्तार हैं। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति ज्ञात करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय यानी कार्बी एंगलांग पठार, कौन सा पठार? कार्बी एंगलांग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो खासी जयंतियां, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, गारो खासी जयंतियां जो है पाई जाती है।
दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे शरत हैं तथा उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र की थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति बताएंगे आप लोग, वहाँ पर हैं। पश्चिम तथा पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट के 900 से 1600 मीटर है। इतना ज़्यादा। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से दक्षिण में नीलगिरी तक, पूर्व में पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी आर्द्र हवा को टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। अन्नायमुड़ी 2695 मीटर तथा डोडाबेटा 2633। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शिवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उन्मंगलम, ये जो पहाड़ी है उन्मंगलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोड़ैकल नाम पर जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की एक विशेष सी यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है जिसके दक्कन त्रैप नाम जाना जाता है। क्या होता है ये जो मृदा है जाना जाता है। इसकी आवृत्ति इसकी उत्पत्ति से हुई है। इसलिए इसके शैल अग्नेय वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अवर्धन हुआ है जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक के दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हैं। अब बात करेंगे भारतीय मरुस्थल कहाँ कैसे हैं। अरावली पर पहाड़ी के पश्चिम में अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ ही सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र में बड़ी नदी है। बरकान अंध्रचंद्राकार बालू का टीला। बरकान अंध्रचंद्राकार बालू टीला है जिसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र तक फैला होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप तक जी देखिए इस टीले की भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाने आते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तटीय मैदान क्या है, तटीय मैदान चर्चा करेंगे। तटीय मैदान चौथा चैप्टर है, मतलब चौथा भाग एक तरीके से है कि प्रायद्वीपीय पठार किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण मुंबई तथा गोवा मध्य भाग को कन्नड़ मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। भारत बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भूभाग में
जो कि दक्षिण भाग कोरमंडल क्या होता है, बंगाल की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरगार कहा जाता है। उत्तर दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा इस तट पर विशाल टेपटा का निर्माण होता है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील, कौन सी झील? चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह, कौन से समूह? द्वीप समूह। भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह स्थित हैं। क्या आप नाम जानते हैं? फिर हम बता करेंगे। केवल केरल के मालावर तट के पास स्थित लक्षद्वीप, कौन सा लक्षद्वीप ज्ञात कीजिए कहाँ पर है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से ज्ञात द्वीपों से बना है। पहले इनका लकाद्वीप, मणिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता है। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती द्वीप दक्षिण एक सेकंड कंफ्यूज हो गया था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं। पिटली द्वीप आंसर क्वेश्चन आ जाता है ये वाला कि पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में होते हैं, बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतया 2 भागों में बटा गया। उत्तर में अंडमान, दक्षिण में निकोबार। माना जाता है कि ये द्वीप समूह निमज्जित पर्वतश्रेणी के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में बाहर पाए जाने वाले पादप तथा जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा घने जंगलों को आच्छादित है। भारत एक एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान ज्वालामुखी जो है विभिन्न भू-आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं। वे देश को प्राकृतिक संसाधनों के समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। औद्योगिक में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र में ये जो देश की विविध भौतिक आकृतियां हैं, विश्व विकास के अनेक संभावनाएं प्रदान करती है। तो यहाँ चैप्टर खत्म होता है। अभ्यास क्वेश्चन है कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, कौन सा है? तट क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, द्वीप कहते हैं। सभी के आंसर जो हैं, इन सभी के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो क्वेश्चन है मानचित्र पर आधारित हैं, इनको भी करें, ऑब्जेक्टिव करें, सब्जेक्टिव सब करके हमें बताएं, ताकि मैं देख सकूं कि आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो प्रवाल क्या है? प्रवाल के बारे में देख लेते हैं।
प्रवाल एक पॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाला सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव तथा एवं प्रवाल अस्थियों टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल रोधिका, प्रवाल वलय द्वीप, प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हास्य रोधिका होते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ तक हमने चर्चा की है और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक करते रहें, लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल कमेंट करते रहें। लाइक अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ इशू होगा आपको, वो कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।